और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उन्होंने कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर अपना कामकाज शुरू कर दिया। वो अध्यक्ष का पद संभालने वाले कांग्रेस के 65वें नेता हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद नए कांग्रेस अध्यक्ष ने CWC की जगह स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें MP से दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला को जगह दी गई है। खड़गे उस दौर में इस पद को संभाल रहे हैं जब कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के नए कप्तान के लिए क्या कुछ है चुनौतियां, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। गैर गांधी अध्यक्ष के सामने चुनौतियां पार। कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। बीजेपी के भारत मुक्त सपने के बीच ये कांग्रेस की जंग की तैयारी है। वंशवाद और परिवारवाद की काट के तौर पर कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान सौंपी है, जिन्होंने कर्नाटक के एक छोटे से शहर से एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पहुंचे। और यही बात हर कांग्रेसी को भा रही है। अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है, वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के बदले हालात का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और कांग्रेस देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। कभी पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सिमट गई है और नए अध्यक्ष को इस बात का एहसास है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जनता से संवाद के जरिए हम फिर से उनका भरोसा जीतेंगे और इसके लिए ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शशि थरूर को मात देकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता हो गए हैं। वो जगजीवन राम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता हैं। तो खड़गे कर्नाटक से इस पद को संभालने वाले दूसरे नेता भी हैं। खड़गे की जीत जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं उनके सामने। मैं इसके मामले में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कह सकते हैं, क्योंकि केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। ये पूरे जो वर्किंग कमेटी है और जो पदाधिकारी हैं, सबका इस्तीफा हो जाता, अपने आप कमेटियां भंग हो जाती है। अध्यक्ष फिर नए कार्यकारिणी गठन करते हैं। कांग्रेस की सरकार सिर्फ 2 राज्यों में है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस भी संकट के दौर से गुजर रही है। अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे के सामने राजस्थान की मुश्किल का हल निकालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगले महीने होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खड़गे के सामने दूसरी बड़ी चुनौती होगी। अगले साल यानी 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को रिपीट कराने की भी खड़गे के सामने चुनौती होगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन भी खड़गे की परीक्षा है। जहां कांग्रेस खड़गे में अपना भविष्य देख रही है, वहीं बीजेपी उन्हें गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल बता रही है।
वो तो उन्होंने खुद नहीं बोला था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा होगा। मैंने निवेदन भी किया था कि वो अब अपने आप को अध्यक्ष ना बोलें, BKB बोलें, बलि का बकरा। अब कहा जाता है कि बकरे की पूजा होती है, बकरे को सजाया जाता है, माला पहनाई जाती है। सजाया गया है, माला पहनाई गई है, आरती उतारी गई है। अब नेहरू परिवार कितने दिन तक बकरे को हलाल करने में समय लगाएगा ये देखेंगे। हलाल तो होना ही है। बहरहाल विरोधियों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि खड़गे कांग्रेस की नई उम्मीद है। करीब 5 दशक के सियासी अनुभव वाले खड़गे को न सिर्फ कांग्रेस को फिर से अपने पांव पर खड़ा करना है, बल्कि मोदी शाह की अगुवाई में पूरे देश में जड़ें जमा चुकी बीजेपी को टक्कर भी देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर भोपाल में खराब सड़कों को लेकर सरकार सख्त है, मुख्यमंत्री सख्त हैं। सीएम शिवराज ने खस्ता हाल सड़कों को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को फटकार भी लगाई और 15 दिनों के भीतर खराब सड़कों को ठीक करने का अल्टीमेटम दे दिया। सड़क ठीक न होने पर सीएम ने एक्शन की भी चेतावनी दी डाली। मध्य प्रदेश में सड़कों के चलते बदनामी झेल रही सरकार अब रियायत के मूड में नहीं है। अफसर अभी त्योहार की खुमारी से निकल भी नहीं पाए थे कि सीएम शिवराज ने सुबह सुबह नगर निगम की समीक्षा बैठक बुला ली। उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि राजधानी में सड़कें जल्दी से सुधार लें, वरना कड़ी कार्रवाई होगी। वो खुद सड़कों पर निरीक्षण करने के लिए निकलेंगे। यदि सड़कें ठीक नहीं मिली तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन किया जाएगा। 15 दिन के बाद फिर से बैठक होगी, उसमें जिम्मेदार अफसरों को जवाब देना होगा। सीएम शिवराज ने भोपाल की सड़कों की रख रखाव के लिए नगर निगम और PWD को आपस में तालमेल बनाकर सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सख्ती से कहा है कि सीवेज और पानी की पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों का रिस्टोरेशन जिन ठेकेदारों ने नहीं किया, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम शिवराज ने कहा सभी सड़कें जल्द से जल्द सुधार दी जाएं। सीएम ने अफसरों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और काम पूरा नहीं होने पर एक्शन होगा, ये भी कहा है। अचानक भोपाल निकला था और जब मैं गया भोपाल की कुछ सड़कों पे जिनमें हमीदिया रोड वगैरह सब सम्मिलित है, हमीदिया रोड से निकलते हुए शाहजहानाबाद से होते हुए मैं आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी। ये कौन के पास है रोड? नहीं, ये बहुत दुर्गति है। PWD हो, आप हो बता, मैं भोपाल में ये हालत है तो बाकी जगह क्या होगी? वो तो कल मैं उन सड़कों पे निकल गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं देखिए, रोज ये गड्ढे 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 आते हैं भाई। हम अकर्मण्य क्यों हैं बिल्कुल, और टाइम पे चीजें क्यों शुरू नहीं करते? अखबार देखो गड्ढों से भरे हुए हैं। क्या तकलीफ हो तो मुझे बताओ, ऐसा थोड़ी होगा। राजधानी में ये हाल है तो बाकी जगह क्या होंगे? मैं देखो इफेक्टिवली काम करूं, मुझे ठीक नहीं लगा ऐसा थोड़ी होता है कि रोज गड्ढे की खबरें ही पढ़ता रहूं मैं। आप कोऑर्डिनेट करें और ठीक करें, और मुझे परिणाम चाहिए। मैं 15-20 दिन बाद फिर निकलूंगा उस रोड। खराब सड़कों पर न्यूज़ 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की और खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई। न्यूज़ 18 ने भोपाल के हमीदिया रोड पर रियलिटी चेक किया। जिस रास्ते पर जाने से सीएम नाराज हुए थे, उस सड़क पर न्यूज़ 18 की टीम भी निकली। हमारी टीम को सड़कों पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आए। लोगों का पैदल चलना भी मुहाल है इन सड़कों पर। यही रास्ता है जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल निकले हुए थे और उनको यहाँ पर गड्ढों का सामना करना पड़ा है। और ये वाकई में ये स्थिति इस सड़क की इस कदर से खराब है कि वाहन तो छोड़िए, यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री को जब इस परेशानी को देखना पड़ा और जब उन्होंने देखा तो फिर अपनी नाराज़गी उन्होंने इस पर जाहिर की। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री अपनी नाराज़गी भोपाल की सड़कों को लेकर जाहिर कर चुके हैं और वो नाराज़गी इस हद तक थी कि उन्होंने सड़कों का संधारण करने वाली एक एजेंसी कहें या विभाग कहें, CPA को बंद करने तक का फैसला उन्होंने सुना दिया था। और ये कहा था कि इतने सारे विभागों की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। लेकिन फिर एक बार वही स्थिति बनी है। CPA तो बंद हो चुका है, लेकिन सड़कों की स्थिति अभी तक भी नहीं सुधरी है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी जो नाराज़गी है वो अधिकारियों को दिखानी पड़ी। उन्होंने पूरा जो भोपाल का नगर निगम का अमला है और साथ ही साथ में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन सबको तलब किया और ये निर्देश दिए। बाकायदा उन्होंने कहा कि वो जब सड़क पर निकले तो उसकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि वहाँ से निकलना मुश्किल ही हो रहा था। तो ये बात अगर खुद मुख्यमंत्री कहें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार आम जनता
कितनी परेशान हो रही होगी। और बड़ी बात ये भी है कि क्या सड़कों के संधारण के लिए या इन गड्ढों को भरने के लिए बार बार मुख्यमंत्री को अपनी नाराजगी दिखानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में बारिश से पहले सरकार ने रोड के मेंटेनेंस में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिर भी हर साल की तरह इस बार भी बारिश के बाद सड़कें जगह जगह से उखड़ गई हैं, जिसके बाद बने गड्ढों और उड़ रही धूल से आम जनता बेहद परेशान है। कुछ ऐसा ही अनुभव प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी भोपाल में हुआ, जब वे राजधानी की कुछ सामान्य सड़कों से गुजरे। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तो अपने क्षेत्र की सड़क नहीं बनने से जूते चप्पल का त्याग कर दिया है। उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक सड़क नहीं बन जाती तब तक नंगे पैर ही वो चलेंगे। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत गर्म है। प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन बीजेपी इन तैयारियों पर सवाल उठा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा से सियासत के मुद्दे रहे हैं। धान खरीदी से पहले एक बार फिर से सियासत जोरों पर है। प्रदेश में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी शुरू की जाएगी। इसके लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक धान खरीदी के लिए 25 लाख से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। समितियों में 26 से 28 अक्टूबर तक ट्रायल रन भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार धान खरीदी की तैयारियों में जुटी है, लेकिन बीजेपी सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के नेता धर्मलाल कौशिक बारदाने के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार के पास मौका था, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार बोरे को लेकर रोना रोती है। 1 नवंबर से धान खरीदी होनी है। इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा 1 नवंबर से धान खरीदी होती थे और अभी सरकार ने घोषणा की है किसानों को अधिकाधिक धान लेकर के सोसाइटी में बेचे, जिससे उनको अतिरिक्त लाभ हो सके। लेकिन बोरे के नाम पर सरकार रोना रोती है। कभी किसानों से बोरा मंगवाते हैं तो कभी सीमेंट की बोरी भी लेके आने की बात करते हैं। मैं समझता हूं पर्याप्त अवसर इस साल था कि बोरी, नाप तौल और बाकी जो व्यवस्था करनी चाहिए, इतने पर्याप्त समय में व्यवस्था हो जानी चाहिए। बीजेपी बारदाने के साथ बारिश के कारण किसानों के नुकसान का मुद्दा भी उठा रही है। धर्मलाल कौशिक का कहना है कि बारिश से किसानों का धान भीगा है, लेकिन सरकार की ओर से सर्वे नहीं कराया गया। इस समय बारिश भी हुई है, किसानों का धान भीगा हुआ भी है और कई किसानों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा सर्वे जो कराई जानी चाहिए, सर्वे नहीं कराई गई है। धान को लेने में आनाकानी न करे तो मैं समझता हूं किसानों को लाभ होगा, और यदि ये नौटंकी शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को इसकी क्षति होगी और जिसके भरपाई करना संभव नहीं होगा। कांग्रेस इन आरोपों को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि धान खरीदी की पूरी तैयारी है, किसानों के हित के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है, जबकि बीजेपी सिर्फ सियासत करने में लगी है। अब उसकी चिंता वो न करें। हमको जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है, किसानों ने कांग्रेस को जिम्मेदारी दी, तो हम उसकी चिंता कर लें, वो अपनी चिंता करें। प्रदेश में धान खरीदी पर सियासत जारी है। धान खरीदी की युद्ध स्तर पर तैयारियों की बात कही जा रही है, लेकिन बीजेपी सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है और किसानों के लिए पर्याप्त इंतजाम न करने के आरोप भी लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्वालियर के गोहिंदा गांव में 5 बीघा विवादित जमीन पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में भीम आर्मी और बीजेपी समर्थक भिड़ गए। हालांकि कार्यक्रम में शामिल हुई पूर्व मंत्री इमरती देवी ने भी सरकारी जमीन को लेकर विवादित बयान दिया, जो सुर्खियां बन गया और अब वायरल भी हो रहा है। ग्वालियर के गोहिंदा गांव में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने को लेकर पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में 96 गांव के लोग जुटे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री इमरती देवी और मोहन सिंह राठौर ने भी शिरकत की। वहीं महापंचायत के दौरान इमरती देवी का एक विवादित वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो सरकारी जमीनों पर एससी वर्ग के लोगों को कब्जा करने के लिए उकसाती नजर आ रही हैं। इमरती देवी ने कहा है कि आप सभी लोग बड़ी हिम्मत और ताकत से लड़ो, पुलिस की गाड़ियों से मत डरना, इनकी तो एक मुट्ठी है, अपनी तो कई मुट्ठियां हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सभी बड़ी हिम्मत से
और बड़ी ताकत से एक गाड़ियां पुलिस की खड़ी है ना, इनसे कभी मत डरना। अकेले ये तो अपने माए भगते हैं और सुन भी रहे होंगे। जब हम एक हैं और हमने एक मुट्ठी बांध ली तो ये तो अकेले अकेले है ना, हम तो एक हैं। इमरती देवी के बयान को बीजेपी के ही पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने गलत ठहराया। उनका कहना था कि देश की एकता और सामाजिक समरसता बेहद जरूरी है। इमरती देवी को इस तरह के विवादित बयान से बचना चाहिए। मेरा साफ मानना है, भारतीय जनता पार्टी 51 से लेकर अभी तक उसकी आइडियोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों की स्टैचू लगे, इसमें भी पीछे नहीं है, खुद ही स्टैचू बहुत लगा रहे हैं। लेकिन शासन की एक पद्धति होती है, एक प्रक्रिया होती है। सरकारी हो या प्राइवेट जमीन हो, उस पर परमिशन लेकर कोई भी स्टैचू लगाएं, किसी भी महापुरुष के लगाएं, इसमें सरकार कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है अगर उन्होंने कोई विवादित बयान दिया है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश की एकता और सामाजिक समरसता ये जरूरी है। पंचायत के दौरान बीजेपी समर्थकों और भीम आर्मी के बीच बहस के बाद धक्का मुक्की भी हो गई। हालांकि लोगों के समझाने के बाद मामला शांत हो गया। आपको बता दें कि भीतरवार नगर के पास गोहिंदा मार्ग पर राजन के पास भूमि पर मालिकाना हक पाने के लिए दो पक्षों में विवाद चल रहा है। इस जमीन पर कब्जा करने की नियत से एक गुट के लोगों ने 19 अक्टूबर को बाबा साहेब की प्रतिमा लगा दी थी, जिसे लेकर ही महापंचायत हुई थी और प्रशासन आज तक इसका समाधान नहीं निकाल पाया। अब ये विवाद काफी बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी में कांग्रेस गांधी नाम के सहारे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन की तलाश में जुटी हुई है। कांग्रेस दरअसल 2 अक्टूबर से गांधी चौपाल अलग अलग इलाकों में लगा रही है। मकसद संगठन को मजबूत करना है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कोई कवायद चुनाव में जीत नहीं दिलाने वाली। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस अभी से ही अपनी चुनावी तैयारी तेज कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इसी सिलसिले में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से प्रदेश भर में गांधी चौपालें शुरू की गईं। अब तक करीब 4,500 से ज्यादा चौपाल कांग्रेस लगा चुकी है। इस चौपाल के जरिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। गांधी चौपाल के जरिए कांग्रेस गाँव का डेटा बनवा रही है। इसमें बीजेपी सरकार की घोषणाओं और गाँव की समस्याओं की लिस्ट बनाई जा रही है, जिसे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस इस्तेमाल करेगी और बीजेपी को चुनाव के दौरान वादे याद दिलाएगी। अब पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा की चौपालों में शामिल होकर ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी को घेरने की रणनीति भी तैयार कर रही है। साथ ही गाँव में चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी हुई है। 4,500 से अधिक गांधी चौपालें छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे टप्पों, मजरों, टोलों पर लग चुकी हैं। हमारे कार्यकर्ता हर जगह पहुंच रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता गांव से, ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं और उन चौपालों को संयोजित कर रहे हैं। ये चौपालें अभी 5 दिन के विराम पर है त्योहारों के कारण। 31 अक्टूबर को हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। हमारी आयरन लेडी आदरणीय इंदिरा जी का शहादत दिवस है। इन दोनों नेताओं के स्मरण के लिए 31 तारीख से हम फिर से इस कार्यक्रम को पूरी तेजी के साथ गांव-गांव में फैलाएंगे और नीचे तक ले जाएंगे। उधर कांग्रेस की गांधी चौपाल पर बीजेपी ने तंज कसा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस गांधी का नाम चुराकर सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कोई भी कवायद असरदार नहीं होने वाली। देखिए, गांधी जी का तो नाम उपयोग करते हुए नेहरू परिवार ने इतने साल तक राज कर ही लिया। इस देश की आजादी के बाद जिस ढंग से गांधी का सरनेम चुराकर नेहरू परिवार ने सत्ता पर काबिज होने का काम किया, जो षड्यंत्र किया, उसी का तो और उनको लगता है कि उनके जो पाप हैं वो गांधी जी के नाम से ही धुलेंगे। और मैं ये कहूंगा, यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ। नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। पहले नियत साफ करिए, फिर गांधी जी का उपयोग करिए, उनके नाम का उपयोग करिए। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की अपनी अपनी रणनीतियां हैं।
दोनों अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। हालांकि किसकी रणनीति जीत का रास्ता तय करती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आइए अब आपको एक ऐसा युद्ध दिखाते हैं जिसमें आसमान से बरसते हैं जलते हुए हिंगोट, और इस हिंगोट युद्ध में कलंगी और तुर्रा योद्धा के बीच होती है भिड़ंत। क्यों मनाया जाता है हिंगोट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। युद्ध का मैदान, कलंगी और तुर्रा योद्धा आमने सामने, हथियार भी हैं बेहद खास, सुलगते हुए हिंगोट। ये नजारा है एमपी के परंपरागत हिंगोट युद्ध का। इंदौर के पास गौतमपुरा के हिंगोट मैदान में ये युद्ध होता है, जिसमें गौतमपुरा और रणजी के योद्धा भिड़ते हैं। इन्हें तुर्रा और कलंगी कहा जाता है। ये जाबाज एक दूसरे पर जलते हुए हिंगोट बरसाते हैं। हिंगोट इस परंपरा का सबसे अहम हिस्सा है। ऐसे में आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है हिंगोट। हिंगोट एक स्थानीय फल है। खोखला कर सुखाया जाता है फल। सूखे हिंगोट में भरा जाता है बारूद। बारूद से भरे हिंगोट को सुलगाकर कलंगी और तुर्रा योद्धा बरसाते हैं। हिंगोट युद्ध का कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यह परंपरा मुगलों और मराठाओं के जमाने से चली आ रही है। उस समय मुगल सेनाएं हथियारों के साथ क्षेत्र में आती थीं, तो मराठा हिंगोट बरसाकर मुगल सेना से लड़ा करते थे। लड़ा के अपने हुनर ना भूलें, इसीलिए ये प्रतीकात्मक युद्ध होता है और तब से प्रैक्टिस परंपरा बन गई है। गौतमपुरा के हिंगोट मैदान में युद्ध, भिड़ते हैं गौतमपुरा और रणजी के जाबाज। कलंगी और तुर्रा कहलाते हैं योद्धा। एक दूसरे पर बरसाते हैं जलते हिंगोट। काफी पुराना है हिंगोट का इतिहास। मराठाओं और मुगलों के समय से परंपरा। मुगलों पर हिंगोट बरसाते थे मराठा। अभ्यास के लिए किया जाता है युद्ध। प्रैक्टिस बन गई है परंपरा। खेल की तरह है हिंगोट युद्ध। योद्धा मंदिर में जाकर करते हैं पूजा। पूजा के बाद मैदान में जाते हैं योद्धा। हिंगोट युद्ध को खेल की तरह समझा जाता है। आपसी मतभेदों को दूर कर युद्ध में भिड़ते हैं ये। युद्ध के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, पशुधन पूजे जाते हैं। इसके बाद पालों की लड़ाई होती है, जिसके बाद योद्धा देवनारायण भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और एक साथ हिंगोट युद्ध के लिए मैदान में जाते हैं। एमपी में सालों से हिंगोट युद्ध की परंपरा जारी है। कलंगी और तुर्रा योद्धाओं का ये युद्ध अद्भुत है। योद्धा परंपरा के लिए आपस में भिड़ते हैं। ऐसा युद्ध जिसमें आपसी प्रेम होता है। अंत में दोनों दलों के योद्धा गले मिलकर हिंगोट युद्ध को खत्म करते हैं। इस बार इस युद्ध में 5 लोग जख्मी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भोपाल से, राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, मदर इंडिया कॉलोनी में गैस का फैलाव हुआ है और गैस फैलने से पूरी बस्ती को खाली कराना पड़ा है। सैकड़ों लोग बस्ती छोड़कर सड़क पर आ गए हैं। पानी की टंकी में दरअसल क्लोरीन ज्यादा होने की वजह से गैस बन गई और शाहजहानाबाद थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति को संभाला जा रहा है। तो ये मदर इंडिया कॉलोनी में गैस फैली और बताया जा रहा है पानी की टंकी में दरअसल क्लोरीन जो है इसको पानी में डालकर पानी को साफ किया जाता है और इसीलिए क्लोरीन डाला गया, लेकिन ज्यादा हो गया और इसकी वजह से गैस फैल गई और इसी गैस के फैलने की वजह से लोगों को परेशानी जब होने लगी तो लोग सड़कों पर निकल आए। जो हमारा नाले में घर है उसमें धुआं आ रहा है, तो बहुत खतरनाक। फिर धुएं क्यों? सांस नहीं लेते बन रही, छोटे छोटे बच्चे भी। तो आपको सांस लेते नहीं बन रही? सांस नहीं लेते बनने में। तो आपको हमीदिया कोई लेके नहीं जा रहा? पानी मंगवाया है अभी बच्चे से मैंने। चलिए आप हमीदिया चली है ना, हमीदिया रेफर करते हैं। बंद हो गई मेरी। सांस लेते नहीं बन रही? सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सांस ले। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, क्या फिलहाल स्थिति है? क्लोरीन से सांस लेने में लोगों को दिक्कत आ रही है, गले में खराश जैसी चीजें होती हैं, क्या स्थिति को संभाला गया अभी तक? बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो जब यहाँ पर क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ उसकी काफी देर बाद नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। हालांकि गैस का रिसाव कम हो चुका है, मगर जो लोग हैं उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, उनकी आंखों में जलन है, उन्हें उल्टियां जैसा फील हो रहा है और कई लोगों को सर दर्द की शिकायत आ रही है क्योंकि क्लोरीन गैस के ये दुष्प्रभाव होते हैं जब व्यक्ति उसके संपर्क में आता है। हालांकि वो मौके पर
नगर निगम के अधिकारी पहुंचे हैं, थाना पुलिस भी पहुंची है, शाहजहां में थाना पुलिस भी, और जो लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ है उनको अस्पताल भी रेफर किया जा रहा है। मगर बहुत ज्यादा घातक तो नहीं होता? नहीं प्रीत, हालांकि घातक हो सकता है अगर व्यक्ति इसकी ज्यादा देर संपर्क में रहे तो उसका जी मचलाता है, उसको सांस लेने की तकलीफ होती है, मगर ये नगर निगम के अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही से लोगों की जान पर बन आई है। बहुत शुक्रिया, खबर पर आप नजर बनाए रखें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।